नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं ग्रुप डी 2022 के लिए 80 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यदि आप इस तरह के प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपको ग्रुप डी 2022 में जो है 80% जो है 80 प्लस मार्क्स निश्चित ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये खान सर पटना के द्वारा जो है ये सजेस्ट किया गया क्वेश्चन जो आपको ग्रुप डी एग्जाम में निश्चित ही सफलता दिलाएगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है। ठीक है, वहाँ से जुड़ करके आप इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं और आप उसे याद कर सकते हैं, जो आपको एग्जाम में निश्चित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें टॉप 40 प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप 40 प्रश्नों को यदि याद कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है। तो पहला देखिए हम्बोल्ट धारा है, दूसरा है क्रुस्को धारा, तीसरा है त्सुशिमा धारा, चौथा कौन सा हो गया अलास्का धारा। ठीक है, तो दोस्तों इन चार धारा में जो है हम्बोल्ट धारा जो है ये गर्म पानी की धारा नहीं है, जबकि क्यूसियो धारा, त्सुशिमा धारा और अलास्का धारा ये तीनों जो है गर्म पानी की धारा है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, आपको ये एग्जाम में निश्चित ही प्रश्न ये पूछे जाएंगे। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित है, ये प्रश्न क्या रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए PC महालनोबिस मॉडल, दूसरा है हेराल्ड डोमर, तीसरा है जॉन W मिलर, चौथा कौन सा हो गया गाडगिल योजना। तो दोस्तों आपको बता दें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि सेकंड जो था वो किस पर था। तो सेकंड दोस्तों वो PC महालनोबिस पर आधारित था। ठीक है, किस पे था, PC महालनोबिस पर आधारित था सेकंड पंचवर्षीय योजना, इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों ये टोटल 40 प्रश्न है। आपको यदि 40 प्रश्न में कितने मार्क्स आते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इससे आपको आपकी तैयारी का पता चल पाएगा कि आप कितने पानी में हैं अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में डैश के विरोध का प्रत्यक्ष परिमाण है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो किसके विरोध में हुआ था। ठीक है, यही प्रश्न कह रहा है। तो आपके पास ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है भारतीय रक्षा अधिनियम, दूसरा है रॉलेट अधिनियम, तीसरा है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार और चौथा कौन सा हो गया मिर्टो सुधार। तो दोस्तों आपको बता दें जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था ये रॉलेट अधिनियम के विरोध में हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों आपसे ये प्रश्न किया जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना होगा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, और किसके विरोध में हुआ था, रॉलेट अधिनियम के विरोध में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जानते हैं। ठीक है, दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, आप यकीन मानिए आपको निश्चित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जानते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए माउंट एटना, दूसरा है स्ट्रोम्बोली, तीसरा ऑप्शन कौन सा हो गया कोटोपैक्सी और चौथा कौन सा हो गया माउंट वेसुवियस। तो दोस्तों आपकी जानकारी लिए बता दें, जो भूमध्य सागर के जो लाइट हाउस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोम्बोली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का क्या कारण है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए इसमें अधिकार विधेयक शामिल है, दूसरा ऑप्शन है इसमें कोई वंशानुगत तत्व नहीं है, तीसरा ऑप्शन है कि इसमें वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है और चौथा कौन सा हो गया इसमें निर्वाचित सदस्य का प्रावधान शामिल है। ठीक है, तो दोस्तों जो भारतीय संविधान गणतांत्रिक होने का मुख्य कारण है वो है इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, कह रहा है कि गृह मंत्रालय ने किस भारतीय रक्षा क्षेत्र के प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों को विस्तारित किया है। तो पहला ऑप्शन देखिए अर्धसैनिक बल है, दूसरा है भारतीय नौसेना, तीसरा है वायुसेना, चौथा कौन सा हो गया केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CRPF। तो दोस्तों आपको बता दें जो गृह मंत्रालय ने जो भारतीय रक्षा क्षेत्र के प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों को विस्तारित किया है वो कौन है, CRPF यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही जो यानी कि संगठन और उसके मुख्यालय का चयन कीजिए। तो कौन सा इसमें सही है वो हमको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन देखिए ILO, इसका दे रखा वाशिंगटन। दूसरा है कौन सा IMF, इसका दे रखा पेरिस। तीसरा है UNIDO, इसका दे रखा है वियना। और चौथा कौन सा हो गया यूनेस्को, और इसका दे रखा है जिनेवा। तो दोस्तों आपको बता दें जो इसमें से सही है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। और बाद बाकी गलत है, मैं आपको बताता हूँ क्यों गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए UNIDO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, वियना में स्थित है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ILO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। दोस्तों ILO का मुख्यालय जो है कहाँ पे है, जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे, जिनेवा में स्थित है। कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है जिनेवा, ठीक है। तो यहाँ पे स्थित है। दूसरा कौन सा, IMF का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो वाशिंगटन DC में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे, USA में। वाशिंगटन DC में क्या पड़ता है, IMF का मुख्यालय पड़ता है, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों बात करते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पड़ता है, पेरिस में पड़ता है। कहाँ पे, पेरिस में, ठीक है। इसे भी आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा था कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए स्टीरियोस्कोप। दूसरा कौन सा हो गया, स्टेरेकोस्कोप। तीसरा है स्ट्रोम्बोस्कोप। चौथा कौन सा हो गया, स्टेथोस्कोप। तो दोस्तों जो उपकरण है वो कौन सा हो जाएगा, स्टीरियोस्कोप जो है ये एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु को दो अलग अलग तस्वीरों के एक साथ देखा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि INS सरदार पटेल नौसेना बेस कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन देखिए चेन्नई है। दूसरा है मुंबई। तीसरा ऑप्शन कौन सा हो गया, पोरबंदर। और चौथा कौन सा हो गया, विशाखापट्टनम, ठीक है दोस्तों। तो INS जो सरदार है वो नौसेना बेस कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है, पोरबंदर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे, गुजरात में स्थित है INS सरदार पटेल नौसेना बेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है। यानी दोस्तों जो भारत में बिजली उत्पादन होती है उसका मुख्य स्रोत कौन सा है। तो पहला ऑप्शन देखिए नाभिकीय ऊर्जा दे रखा है। दूसरा है ताप विद्युत। तीसरा कौन सा हो गया, सौर ऊर्जा। और चौथा कौन सा हो गया, जल विद्युत। तो दोस्तों जो भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य जो स्रोत है वो कौन सा होगा, ताप विद्युत होता है। यानी कि ताप विद्युत के कारण जो होती है भारत में बिजली का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो दलों से विभाजन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सूरत अधिवेशन जो हुआ था वो किस नदी पर हुआ था। तो आपको बताना होगा कि वो ताप्ती नदी पर हुआ था, ठीक है। ताप्ती नदी पर हुआ था सूरत अधिवेशन। तो हमको कह रहा है कि वो कौन सा वर्ष था जब ये सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो दलों में विभाजन हो गया था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए 1916 दे रखा है। दूसरा है 1909। तीसरा है 1919। और चौथा कौन सा हो गया, 1907। तो दोस्तों जो सूरत अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, 1907 इसमें हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि श्रीहरिकोटा से PSLV 17 द्वारा एक कौन सा उपग्रह GSAT-12 का प्रक्षेपित किया गया था। तो पहला है मौसम। दूसरा है पिको। तीसरा है संचार। चौथा कौन सा है, नैनो। तो दोस्तों आपको बता दें जो श्रीहरिकोटा से जो उपग्रह लॉन्च किया गया था वो कौन सा था, संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, GSAT-12 रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि 2019 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है। तो पहला ऑप्शन देखिए उबर। दूसरा कौन सा हो गया, मेरू। तीसरा कौन सा हो गया, ओला। और चौथा कौन सा हो गया, सवारी। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उबर जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों जितने भी प्रश्न है ये NTPC CBT 1 में पूछे जा चुके हैं। तो आपके ग्रुप डी एग्जाम में आने की पूरी संभावना देखी जा रही है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है। तो पहला ऑप्शन देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दूसरा है विद्युत मंत्रालय। तीसरा कौन सा हो गया, प्रधानमंत्री कार्यालय। और चौथा कौन सा हो गया, कैबिनेट सचिवालय। तो दोस्तों आपको बता दें जो परमाणु ऊर्जा विभाग है यह किसके अंतर्गत आती है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता गुजरात में पाया गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए बालाथल। दूसरा है खाड़िया। तीसरा कौन सा हो गया, धोलावीरा। और चौथा कौन सा हो गया, मांडा। तो दोस्तों जो गुजरात में पाई जाने वाली सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वो कौन सा हो जाएगा, धोलावीरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का जो जनक किसे कहते हैं। तो वो प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रॉबर्ट टेक्विलियो। दूसरा है जेम्स ए क्लार्क। तीसरा है सर टिमोथो जॉन बर्सन ली। और चौथा कौन सा हो गया, PU युआनवी। तो दोस्तों इसकी आंसर क्या हो जाएगा कि WWW का जो www
होता है वर्ल्ड वाइड वेब जिसे कहते हैं, इसका जो जनक है वो कौन है? टिम बर्नर्स-ली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि डैश को 2003 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शंकु किया गया था। ठीक है, यानी कि उसे अपॉइंट किया गया था। तो पहला ऑप्शन देखिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना दे रखा है। दूसरा कौन सा हो गया? अंत्योदय अन्न योजना। तीसरा है स्व जलधारा योजना और चौथा कौन सा हो गया? अन्नपूर्णा योजना। तो दोस्तों पेयजल से संबंधित है ये योजना, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? स्व जलधारा योजना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि मधुमलाई जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन देखिए तमिलनाडु दे रखा है, दूसरा है गुजरात, तीसरा कौन सा हो गया? महाराष्ट्र और चौथा कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों जो मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका राजकीय पक्षी कौन सा है? ठीक है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए ग्रेट हॉर्नबिल, दूसरा कौन सा हो गया? वुड पिजन, तीसरा कौन सा हो गया? इंडियन रोलर और चौथा कौन सा हो गया? सूटी टर्न। तो दोस्तों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके राजकीय पक्षी जो है कौन सा हो गया? वुड पिजन है। ठीक है, कौन है? वुड पिजन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पक्षी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि फोर्ट्रैन क्या है? ठीक है दोस्तों, फोर्ट्रैन जो है वो क्या है? पहला देखिए ऑप्शन है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है, दूसरा है पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, तीसरा है दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर और चौथा कौन सा हो गया? विश्वविद्यालयों को जोड़ने वाला लिंक। तो दोस्तों जो फोर्ट्रैन होता है ना ये क्या होती है? तो पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 21 जून 2019 को ओस्ट्रोवा गोल्फ स्पाइड में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो देखिए दोस्तों आपके पास ऑप्शन है सोले मिलर वेबो, दूसरा उसेन बोल्ट, तीसरा है कार्ल लुइस, चौथा कौन सा हो गया? एलिडल किपचोउ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सोने मिलर वेबो जो है, जो जून 2019 ईस्वी में 300 मीटर की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में विख्यात किया था? पहला ऑप्शन देखिए विंस्टन चर्चिल दे रखा है, दूसरा कौन सा? रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा है फिरोजशाह मेहता, चौथा कौन सा हो गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो दोस्तों आपको बता दें जो महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा कहा था वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही कहा गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश को मानव उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है, दूसरा ऑपरेटिंग यूनिट, तीसरा कौन सा हो गया? सॉफ्टवेयर, चौथा कौन सा हो गया? मॉडेम। तो दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये मानव उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24वां क्वेश्चन है कि इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 1875 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी, वर्तमान कोलकाता में हुई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए आनंद मोहन बोस, दूसरा कौन सा हो गया? शिशिर कुमार घोष, तीसरा कौन सा हो गया? देवेंद्रनाथ टैगोर और चौथा कौन सा हो गया? द्वारिकानाथ टैगोर। तो दोस्तों जो इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? तो ये प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर होगा कि शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कहाँ पर हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ऑप्शन है रहस्य बिहारी द्विवेदी, दूसरा है दंडी, तीसरा कौन सा? भर्तृहरि, चौथा कौन सा हो गया? बुद्ध स्वामी। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? दंडी इसका आंसर होगा कि 10 कुमार चरित जो है इसके लेखक कौन है? दंडी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एवं सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग किया गया था। पहला ऑप्शन देखिए हस्तशिल्प दे रखा है, दूसरा है हस्तकरघा, तीसरा है चमड़े के सामान, चौथा कौन सा हो गया? रत्न और आभूषण। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? हस्तशिल्प हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। तो पहला ऑप्शन देखिए हेमा मालिनी दे रखा है, दूसरा कौन सा हो गया दोस्तों? यामिनी कृष्णमूर्ति, तीसरा कौन सा हो गया? बैजंती माला और सोनल मानसिंह। तो दोस्तों जो पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम थी वो कौन थी? सोनल मानसिंह थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सितार वादक नहीं है? तो इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो सितार वादक नहीं है, ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए अनुष्का शंकर दे रखा है, दूसरा कौन सा हो गया? पंडित शिव कुमार शर्मा, तीसरा है उस्ताद विलियात खान, चौथा कौन सा हो गया? पंडित रविशंकर। तो दोस्तों जो सितार वादक नहीं है ये पंडित
शिव कुमार शर्मा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये सितार वादक नहीं है। इसके अलावा अनुष्का शंकर, उस्ताद विलायत खान और पंडित रविशंकर जो है ये सभी जो है सितार वादक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न कह रहा है कि सितंबर 2020 में किन्हें इनमें से किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई का अध्यक्ष चुना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अबिक सरकार को पीटीआई का अध्यक्ष चुना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए आपके पास है नाइट्रोजन, दूसरा कौन सा हो गया फिटकरी, तीसरा कौन सा हो गया सोडियम और चौथा कौन सा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों जो जल के शुद्धिकरण के लिए उपयोग करते हैं हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो फिटकरी का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि फिटकरी का उपयोग किसके लिए करते हैं हम लोग, जल के शुद्धिकरण के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए नल मलाई, दूसरा है अगस्त्य मलाई, तीसरा कौन सा हो गया नीलगिरी और चौथा कौन सा हो गया पंचमढ़ी। तो दोस्तों जो नल मलाई है ये भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, जबकि अस्तमलाई, नीलगिरी और पंचमढ़ी ये सभी जो है बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप में असहाय एवं बेघर बच्चों और परिवारों की सुरक्षा की बढ़ावा देने हेतु जिन संगठनों ने ब्लू डॉट गतिविधि केंद्र की शुरुआत की है। तो दोस्तों जो ब्लू डॉट है ये इसकी शुरुआत किसने की है, तो यूनिसेफ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। यूनिसेफ दोस्तों क्या है, ये बच्चों के लिए काम करती है। जो विश्व में बच्चे होते हैं जिसको किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है, कुछ भी होता है, कोई प्रोत्साहन करना होता है, कोई प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो किसी प्रकार की संगठन की जाती है, कोई स्कीम चालू की जाती है, तो वो यूनिसेफ के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, यूनिसेफ और यूएनएचसीआर के द्वारा ही किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। तो पहला ऑप्शन देखिए आईएनएस शिवालिक, दूसरा कौन सा हो गया आईएनएस अरिहंत, तीसरा कौन सा हो गया आईएनएस गोदावरी और चौथा कौन सा हो गया आईएनएस तलवार। तो दोस्तों जो भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है वो कौन सा है, ये प्रश्न कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आईएनएस गोदावरी जो है ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है भूपेंद्र नाथ मिश्र, दूसरा है सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह, तीसरा है सतीश चंद्र दास और चौथा कौन सा हो गया तेज बहादुर सप्रू। तो दोस्तों जो वायसराय के अधिकारी कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा कि सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा जो है ये वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय संगठन द्वारा सूर्य के प्रकाश से ईंधन के निर्माण हेतु एक कृत्रिम पत्ता विकसित किया गया था। तो पहला ऑप्शन देखिए डीआरडीओ दे रखा है, बिट्स पिलानी, CSIR और IIT मुंबई। तो किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका आंसर कौन सा होगा, CSIR के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो CSIR के द्वारा जो है संगठन है जो सूर्य के प्रकाश से ईंधन के निर्माण हेतु एक कृत्रिम पत्ता विकसित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं। तो दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है ये प्रश्न कह रहा है। तो आपके पास ऑप्शन देखिए शराब पर उत्पाद शुल्क, दूसरा है पूंजीगत लाभ, तीसरा कौन सा हो गया सीमा शुल्क और चौथा कौन सा हो गया निगम। तो दोस्तों जो भारत में राज्य सरकार द्वारा जो कर लगाए जाते हैं वो शराब पर कर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का संवर्धन किसको करता है, संवर्धन। तो पहला ऑप्शन देखिए कौन सा, अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTA का समर्थन कौन करता है। तो पहला ऑप्शन देखिए विश्व व्यापार पार्श्विक व्यापार, दूसरा कौन सा हो गया वित्तीय सहायता, तीसरा कौन सा हो गया वैश्विक शांति और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया बहुपार्श्विक व्यापार। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा यानी कि WTO का जो समर्थन करता है वो कौन सा करता है, बहुपार्श्विक व्यापार करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। यहाँ देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भी था एक पार्श्विक व्यापार, तो यहाँ पे पार्श्विक व्यापार नहीं होगा, इसका आंसर होगा बहुपार्श्विक व्यापार यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38वां क्वेश्चन है कि माउंट गार्डविन यानी K2 की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों जो K2 की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 8611 मीटर होती है कितनी K2 की ऊंचाई, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट की, तो कितनी होती है 8848 जो होती है किसकी होती है, माउंट एवरेस्ट की होती है। लेकिन यहाँ प्रश्न कह रहा था कि गार्डविन यानी K2 की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8611 मीटर होती है K2 की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कानून
पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा जो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित अधिनियम नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिए 15 कानून संशोधन अधिनियम 1997, दूसरा है जल यानी कि उपकर अधिनियम 1977, तीसरा ऑप्शन कौन सा हो गया वन संरक्षण अधिनियम 1980, और चौथा कौन सा हो गया सार्वजनिक देयता बीमा योजना अधिनियम 1991। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम जो 1997 है, ये पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, 40वां प्रश्न होगा। कह रहा है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जानते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए हीलियम, दूसरा कौन सा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा कौन सा हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया मैथेन। तो दोस्तों आपको बता दें, जो हंसाने वाली गैस होती है वो क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, हंसाने वाली गैस के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं समाप्त हो गई है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपको 40 में से कितने प्रश्न आपने सही कर पाए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न जो थे ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये प्रश्न आने चाहिए। ठीक है, यदि आपको 80% प्लस मार्क्स लाना है तो आपको ये प्रश्न करने होंगे। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो हम इस चैनल पर डेली अपलोड करते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उसे देख करके लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल अंडरस्टूड स्टडी को। जय हिंद, वंदे मातरम।